अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम से DA10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें। मुल्क कौम के लिए दुआ कीजिए, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी आज की टॉप स्टोरी से, ख़बरें भी शामिल करेंगे, सेगमेंट्स भी होंगे। इसके साथ साथ आगे चल के आपकी बर्थडे भी विश करनी है और हमारे मेहमान भी हैं जी। स्मॉग की सूरत हाल अबतर है, शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी नंबर 1 पर है। सो इसके असरात भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, हर बंदा बीमार नज़र आ रहा है, हम इसको वेदर चेंज भी कह रहे हैं, असल में ये स्मॉग के असरात भी हैं। सो बाहर निकले तो एहतियात कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, घर आएँ वापस तो अच्छी तरह अपने नाक, मुँह, आँखों को फ्लैश साफ़ पानी से कीजिए। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। खबरें क्या हैं जी। पंजाब पुलिस में टूरिज्म फोर्स बनाने का फैसला, लाहौर समेत 3 एयरपोर्ट्स पर खुसूसी काउंटर बनाए जाएंगे। कोशिश है कैंसर हॉस्पिटल मुकम्मल करके जाएं, वजीर आला। मंसूबों पर काम तेज करने का हुक्म। असातिज़ा का तालीमी बाइकआउट तलबा पर भारी पड़ गया। लाहौर से 3500 तलबा ने स्कूल्स को खैराबाद कह दिया। बिजली चोरी, ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए जदीद मीटर्स की तनसीब का अमल शुरू। सो खबरें आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन साहब इरफान मलिक ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। राव साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। शहर समेत 3 एयरपोर्ट्स पर खुसूसी काउंटर बनाए जाएंगे। पंजाब पुलिस में टूरिज्म फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। क्या मकसद है टूरिज्म फोर्स का? देखिए, बहुत सारे ममालिक में ऐसा है कि जो टूरिस्ट हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक फोर्स है। ख़ास तौर पर तुर्की में, ये तुर्की से इसका और भी ममालिक में है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है यही होता है कि ये टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं वहाँ पर डिप्यूट हों और टूरिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यानी उनके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, उनको इस हवाले से जो है वो मुकम्मल सपोर्ट की जाए, और इसलिए ये फ़ोर्स जो है वो बनाई जाती है। यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस हैं। हमारे यहाँ जो डॉल्फिन बनी थी उसका मकसद यही था, पेट्रोलिंग गली मोहल्लों के साथ साथ वो हर जगह पर पेट्रोलिंग को यकीनी बनाएं, हर पुलिस स्टेशन की हदूद में वो यकीनी बनाएं इसको कि पेट्रोलिंग उनकी, और उनकी पेट्रोलिंग से शुरू में हमने देखा कि बहुत सारी खबरें भी आईं कि बहुत सारे डाकू ऐसे भी पकड़े गए कि एक टूरिस्ट के साथ एक वाक़या भी अनारकली में गालिबन पेश आया, जो पर्स छीना गया और फिर वो फौरी रिकवर भी हुआ। और ये इसी वजह से हुआ कि अब उस वक्त डॉल्फिन की जो सर्विलेंस थी, अब तो मुझे पता नहीं है, अब तो खैर जो हालात हैं शहर के वो तो नाकाबिले बयान है। वो तो सीनियर क्राइम इंचार्ज सेल के बैठे हैं हमारे साथ, इरफान मलिक साहब यही बताएंगे कि क्या हालात हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब भी जहाँ पर जाते हैं ये क्वेश्चन ज़रूर होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खासी ख़राब है और जराइम में काफ़ी इजाफा हुआ है। और जो लाहौर पुलिस है या पंजाब पुलिस जिसको कहें, वो हम देखते हैं कि VVIPs के इर्द गिर्द तो बहुत नज़र आती है, लेकिन और आम आदमी की दादरसी, इरफान अगर मैं गलत नहीं कह रही, आम आदमी की दादरसी के लिए पुलिस का आज भी जो हम कोई बहुत ज्यादा आइडियल रोल नहीं है, लेकिन जहाँ पर वज़ीर आला जाते हैं वहाँ पर तो एफिशिएंसी बड़ी नजर आती है, लेकिन उसके बाद फिर उसी नहीं। अब मुझे इरफान साहब से पूछ रहे थे कि इत्मीनान कैसा, जो सूरत हाल राव साहब ने बताई, हम खुद आई विटनेस हैं, शहर में घूमते फिरते हैं, जो आदादो शुमार हर रोज पुलिस मुतमईन है कि उनका काम अच्छा हो रहा है, कैसा इत्मीनान है? देखिए, पुलिस को हमेशा पुलिस मुतमिन ही रही है, क्योंकि पुलिस अकाउंटेबल नहीं होती। आबादी से भी कंपैरिजन करती, इतनी आबादी वाले देखिए बहाने 100 बहाने हैं, वो जहाँ पे मर्जी जो सा मर्जी फिट कर लें आप उस पर। पुलिस से आप पूछे कि भाई क्राइम क्यों बढ़ गया, तो हर दफ़ा मैं जब से मैंने क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की 2003 से, आपको बताता हूँ, तो 2003 से एक ही बात सुनी जाती है कि क्राइम नहीं बढ़ा, हमने फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR शुरू कर दी। और यही बातें अब भी हम सुन रहे हैं, यही बातें हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन लोगों की सेहत के ऊपर कोई नहीं फ़र्क पड़ता। किसी पुलिस ऑफिसर को आज तक इस बेस के ऊपर ओहदे से नहीं हटाया गया कि क्राइम बहुत बढ़ गया था, इससे क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ।
जब भी पुलिस ऑफिसर हटता है वो किसी इशू के ऊपर हटता है, और यही वजह है कि पुलिस का बेसिक जो काम है उनका, उस काम से हट के दूसरे कामों की तरफ तवज्जो मबजूल करवा देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम टूरिज़्म फोर्स की बात करें तो आप देखें इसकी ज़रूरत इस वजह से महसूस हुई कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे थे वो काम नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से अब प्लान किया गया कि हम इसके लिए अलहदा से फोर्स ही बना देते हैं। अब फोर्स क्या करेगी, लाहौर, सियालकोट और दीगर जो रावलपिंडी या दीगर जो इजला के शहरों में एयरपोर्ट्स हैं, मुल्तान एयरपोर्ट, वहाँ पे टूरिज़्म के काउंटर बना दिए जाएंगे फोर्स के। अब जो भी फॉरेनर यहाँ पे आ रहा है, टूरिस्ट आ रहा है, उसका वहाँ पे बायोडाटा जो है उसका इंदराज होगा, और उसके बाद अगर उसको कोई इश्यूज़ होते हैं तो उसके फौरी तौर पर रिजॉल्व किया जाएगा। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही थी। लाहौर में अगर हम लाहौर शहर की बात करें तो लाहौर शहर में CCP का ऑफिस जो है वहाँ पे एक फॉरेनर ब्रांच होती है। इस फॉरेनर ब्रांच का काम है जितने भी यहाँ पे गैर मुल्की आएंगे उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। रिकॉर्ड में चाहे वो इंडियन हो, वो अफ़गानी हो, वो किसी भी मुल्क से आया हो, चाइना से आया हो, ईरान से आया हो, अमेरिका से आया हो, जिसका भी उसका रिकॉर्ड वहाँ पे मेंटेन होगा। ये लोग अगर अपना काम प्रॉपर तरीके से करते हों, यही इसी तरह दीगर अजला के अंदर भी ये ब्रांचेस होंगी, बल्कि हैं। वहाँ पे अगर ये काम प्रॉपर करते हों, चेक एंड बैलेंस रखा हो, तो ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं हो। अब वो काम हो नहीं रहा तो इसके लिए कह दिया गया है हम इसके लिए नई फोर्स तश्कील दे देंगे। अब देखिए तमाम फोर्सेस का काम क्या होता है कि अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखना और ऊपर से क्राइम को कंट्रोल रखना। अब अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए नई फोर्स बना दी गई, एंटीरॉयड बना दी गई। एंटीरॉयड के आपने कई ऑपरेशन देखे जो नाकाम भी रहे। फिर उसके बाद आपने कहा कि हम पेट्रोलिंग ठीक करने के लिए डॉल्फिन बना लेंगे, पीरू बना लेंगे। डॉल्फिन और पीरू भी बन गई। कभी उनके पेट्रोल के इश्यूज़ हैं, कभी वो गाड़ियाँ बहुत महंगी इनको ले दी गई। अब इनके पास सकत नहीं है कि वो 25-25, 26-26 लाख की बाइक इनको दोबारा से लेके दें। अब वो गाड़ियाँ जो हैं वो गल सड़ रही हैं। यही सूरत हाल रहती है हर डिपार्टमेंट में कि आप जब नई फोर्सेस बना देते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं रखते। जब मेंटेन नहीं रखेंगे तो यहाँ पे सूरत हाल यही होगी। आपको याद होगा जो सानिया मरी में हुआ था, उसके बाद भी ये बाज़गश्त उठी थी कि हम टूरिज़्म के लिए फ़ोर्स बना देंगे। उस पर बनाई भी गई फ़ोर्स, लेकिन क्या हुआ कि उस वक्त जो इशू था, बर्निंग इशू, हॉट इशू था, उस वक्त सारा फोकस उसके ऊपर किया गया। जब उसके बाद इशू रिजॉल्व हुआ, उसके बाद दोबारा कोई ऐसा, वो फोर्स भी गई, वो लोग भी गए। अब दोबारा से इसके ऊपर जो है वर्किंग का आगाज़ किया गया है। इसके लिए एक समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई है। अब देखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब इसको मंजूर करते हैं या नहीं। IG पंजाब की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। ये काम बहुत आसान है कि आप फौरी तौर पे नई फोर्सेस बना दें और अपना काम किसी और के ऊपर डाल दें। अच्छा, इसमें कि हमसे काम नहीं हो रहा, ये लोग करेंगे। जो आप कंसिस्टेंसी की बात करते हैं वो तो बगैर बजट के मुमकिन नहीं है। अगर आप ये तयन ही नहीं करते कि आपने वक्त के साथ साथ अब जो पुलिस फोर्स कोई भी है उसके लिए सबसे बड़ा मसला फ्यूल का है, और फ्यूल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। बजट आज भी 10 साल पहले वाला है। तो जब उनको फ्यूल नहीं मिलेगा, जब आपको आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, जबकि आप कागजात में तो हम देखते हैं कि इतने अरब का बजट है, लेकिन वो उसके जो उसको खर्च करने के हवाले से अगर देखें तो मायूस कुन कारकर्दगी है दीगर डिपार्टमेंट्स की तरफ, पुलिस की भी। तो सबसे पहले आपने जदीद तकाज़ों के मुताबिक उनके बजट को मुरतब करें और फिर इनसे परफॉर्मेंस की भी बात करें, और जो जिसको सरबराह लगाएं उससे पूछें। और असल बजट का अगर इशू आपको बताएं तो बजट का इशू इस तरह आता है कि पुलिस या किसी भी डिपार्टमेंट को पेट्रोल के पैसे लीटर्स में नहीं दिए जाते। अच्छा। उनको पैसे दिए जाते हैं कि आपके पास 1 अरब रुपया है। हाँ। इस 1 अरब रुपये में आपने पेट्रोल और दीगर अखराजात करने हैं। जब वो 1 अरब रुपया पेट्रोल की कीमत 50 रुपये बढ़ गई, 100 रुपया बढ़ गई, वो कीमत बढ़ती जाती है, वो आपके लीटर उकड़ते जाते हैं। स्टेशन की जो गाड़ी है ऑपरेशन की, वो कभी किसी नंबरदार के डेरे पे खड़ी होती है। बिल्कुल, वो इसी वजह से। अब मुझे बताएं कि जो आपके अखराजात उठाएंगे वो अगर जराइम पेशा, उनमें अक्सरियत जराइम पेशा अफराद की है, वो बहुत सारे जराइम पेशा अफराद पता क्या करते हैं, जब भी कोई SHO आता है, अगर गर्मी का मौसम है तो AC लगवा देंगे, सर्दी का मौसम है तो गीज़र लगवा देंगे, और फिर इस तरह से पैगाम उनको चला जाएगा, जी साहब आ गए हैं, साहब बहादुर आ गए हैं, साहब बहादुर बदल गए, अब इनके साथ ये तो बड़े सख्त हैं। तो इनके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह से करना है कि इनके लिए गीज़र बड़ा ज़रूरी है। आपको पता सर्दी है आगे, तो सर्दी है तो गीज़र, गर्मी है तो AC, ड्राई फ्रूट पहुँच जाएगा। तो
लाहौर के अगर जराइम को कंट्रोल करने की बात है तो 83 पुलिस स्टेशन, 84 पुलिस स्टेशन है, उसके अलावा 10 चौकियाँ हैं। और मुझे बताएं कि तमाम पुलिस स्टेशन में जराइम पेशा अफराद का रिकॉर्ड मौजूद है। अब उस रिकॉर्ड की बुनियाद पर वो पैसे तो ज़रूर इकट्ठे करते हैं, डराते धमकाते ज़रूर हैं उनको, लेकिन उनका किला कुमा नहीं करते, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे गैंग्स जो हैं वो छोटे छोटे गैंग्स हर पुलिस स्टेशन की हदूद में मौजूद हैं। और सबको पता है कि किसके पास शूटर्स हैं, किस बंदे के पास जो है वो अपनी एक उसने मलेशिया बनाई हुई है, उसने निकलना है तो 20-25 लोग उसके साथ साहब सभी को पता है। और यही वजह है कि क्राइम कंट्रोल किस हद तक हो रहा है। ये फोर्सेस बनने के बाद कौन सा वहाँ पे देख लीजिएगा काम बेहतर हो जाएगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ ही। वेलकम बैक। अच्छा जी, खबर अगली क्या है? कोशिश है कैंसर हॉस्पिटल का काम जो है वो मुकम्मल करके जाएंगे, निगरान वज़ीर आला कहते हैं। और जारी तरक्याती मंसूबों पर काम भी जारी है, तेज़ी से जारी है जी। और नवंबर डेडलाइन दी गई है कि ऑलमोस्ट मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। 2 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये कितना ज़रूरी है कैंसर हॉस्पिटल बनना। और अगर वाकई ही ये निगरान गवर्नमेंट के टेन्योर में पूरा हो जाता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगा। इरफान अना, बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि लाहौर में अभी आप देखें तो 1-2 यूनिट ऐसे हैं जहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बाकी इतना बड़ा शहर होने के बाद उसमें कोई स्पेसिफिक जो है वो कैंसर का सरकारी हॉस्पिटल वहाँ पर भी अल्लाह रहम करे, इतना मरीजों का रश बढ़ता जा रहा है। डेफिनेटली वही कहा ना कि 2-3 हमारे पास लाहौर के अंदर यूनिट्स हैं जहाँ पे ये कैंसर का जो है इलाज किया जाता है। खानम को तो आप वैसे साइड पे कर देना, क्योंकि वहाँ पर इशू ये है कि एडवांस स्टेज वाले पेशेंट तो वो पकड़ते ही नहीं है। बिल्कुल, सो वो फिर बेचारे किधर चले जाएं? उसी के लिए हुकूमत की तरफ से ये जो प्लान किया मैं कह रही हूँ ना राव साहब, उम्मीद तो रहती है ना इलाज की, वहाँ पर तो बिल्कुल ही ना कर दिया जाए। देखिए, हर शख्स के लिए जिसका अगर कोई प्यारा इस मुज़ी मर्ज में मुब्तला है, उसके लिए सारी दुनिया जो है वो जो है वीरान हो जाती है अगर उसके अपने बच्चे की, उसके वालिद की, उसकी वालदा की, बहन की, किसी की भी, उसकी किसी अजीज़ की अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो एक पेशेंट का भी अगर ट्रीटमेंट ना हो तो उसके लिए तो पूरी दुनिया को चाहे आग लगा दें आप, उसके लिए क्या है। तो इसमें इसी जो चीज़ को देखते हुए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो कैंसर हॉस्पिटल बनाने का मंसूबा बनाया गया था, तो ये थीम पीछे यही थी कि हम उन लोगों को भी ट्रीट करेंगे जिनको कई हॉस्पिटल जो है कई हॉस्पिटल नहीं लेते, और वो उसके बाद वो बेचारे सिर्फ मौत का इंतज़ार करते रह जाते हैं। तो इसके लिए ये थीम ये थी कि हर पेशेंट जो है उसकी जो है उसका ख्याल रखा जाएगा, इंटरटेन किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। और मैं समझता हूँ ये शायद एक बहुत बड़ी नेकी है जो जिसका जज़ा जो है वो और कोई नहीं दे सकता, ये अल्लाह की ज़ात ही देगी इसका जज़ा। और अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लाहौरियों के लिए भी एक तोहफा होगा। कम अज़ कम ये ज़्यादा ताख़ीर नहीं हुई इस कैंसर अस्पताल की तामीर के फ़ैसले में, सिर्फ 25 साल की ताख़ीर हुई है। किसी को ख्याल नहीं आया कि एटलीस्ट जबकि 90 की दहाई में कैंसर के पेशेंट आने की बातें कर रहे हैं, यहाँ तो कैंसर पेशेंट की दवाइयाँ बंद कर दी गई थी एक टाइम, वो लेकिन वो बहाल भी हो गई हैं खबर के मुताबिक। लेकिन इसी पे पहले बात कर लें कि लाहौर शहर में 3 यूनिट हैं अभी, जो शौकत खानम अनमोल हॉस्पिटल और एक कैंसर केयर हॉस्पिटल है जो रायवेंट के करीब डॉक्टर शहरियार साहब ने बनाया। और वो उनका ये नहीं है, जो पेशेंट भी आएगा वो उनको ट्रीट करेंगे। ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। और जाहिर है वो चलना तो वो भी है तो खैराती इदारा, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को लेंगे किसी को नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है वहाँ पे। अब इस अस्पताल की तामीर के हवाले से प्रीवियस वीक फैसला हुआ, अब इस पे हर रोज़ हम ये देख रहे हैं कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है। इसका सबसे पहले जो काम करने वाला है इसकी लैंड एक्विजिशन के कहाँ पर ये बनना है उसकी निशानदी मनामा के करीब कहीं इन्होंने की है, उस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा उसको तेज़ करें। मिनिमम 40 डेज़ आपको रिक्वायर्ड है उसके लिए। और इस तरह ना हो कि इतनी ज़मीन रिक्वायर ना करें कि ये ऐसे लगे कि 10 साल बाद आपको ये अस्पताल छोटा लगना लग जाए। ये ऐसा काम करके जाए कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ 50-60 साल न्यू अस्पताल 100 साल पुराना अस्पताल है, 100 साल से भी ज़्यादा, लेकिन आज भी उसकी अगर कैपेसिटी देखें तो कितनी ज़्यादा है। तो इस सोच के साथ अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आप जाते हैं तो इस सोच के साथ जाएं कि एक 100 साल पहले
जब सड़कें बनती थी वो कैसी हैं और जो 30 साल पहले बनाई गई हैं वो सारी कंजस्टेड हुई हुई हैं। तो इस सोच के साथ आपको अब आगे बढ़ना है। और इसके साथ साथ हमने तजवीज़ पहले भी दी थी कि इसके पैरेलल ना तो सबसे पहली बात है कि इसकी लैंड एक्विजिशन, उसके बाद इसका अवार्ड करना, जो भी सरकारी प्रोसीजर है उसको मुकम्मल करें। इस शहर में हमने देखा है कि फाइल वर्क्स बाद में होता रहता है, लेकिन अगर कोई डिसीजन हो जाए किसी चीज़ पे तो काम पहले भी शुरू हो जाता है। तो मेरा ख्याल है अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब ये ऐसा काम है, ये शायद ही ये तारीख में सुनहरे रूप से लिखा जाए, सुनहरे रूप में लिखा जाएगा वज़ीर-ए-आला पंजाब का ये इनिशिएटिव। और इसमें 4 से 6 माह का अरसा मैक्सिमम रिक्वायर्ड है। और इसके पैरेलल आप बजट भी एलोकेट करें जो इसके लिए मशीनरी रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो आपने सारी इंपोर्ट करनी है। मैक्सिमम उसकी जो उसको इंपोर्ट ही आपको करना पड़ता है बेड्स के अलावा, बाकी सारा जो इसका इक्विपमेंट है वो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए फौरी तौर पर इकदाम इसके पैरेलल वो भी काम शुरू करें ताकि जो ही हॉस्पिटल की तामीर मुकम्मल हो तो ये जो इसकी इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन भी है इसमें मजीद ताखीर ना हो। इसको जल्द अज जल्द बनना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इसको अब हस्पताल का नाम ना दें, कैंसर एक्सीलेंस, इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नाम दें, ताकि इसको आप फिर पंजाब के दीगर शहरों में जो एटलीस्ट जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहां तक लेके जाएं वालों को तौफीक देगा तो उसको एक्सटेंशन और लाजमी करवा जाएं। इस हवाले से लाजमी करवा जाएं। जैसे कि PKLI है, PKLI को साकम निसार साहब अस्पताल समझते रहे, साकम निसार साहब के भाई अस्पताल समझते रहे, लेकिन वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। वो डॉक्टर सईद अख्तर साहब पीटते रह गए कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, यहाँ पे लोग आके बाहर से हमारे डॉक्टर्स को ट्रेन करेंगे और फिर इसको हम दूसरे अजला में लेके जाएंगे, मुल्क के दूसरे हिस्सों में लेके जाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट है। इसको पूरे मुल्क में लेके जाना है। आप बाहर जाके 80 लाख 1.5 करोड़ रुपया बाहर जाके खर्च करते हैं, वो यहीं पर इलाज होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अब इन चीजों को आगे मजीद एक्सटेंड किस तरह से आने वाली हुकूमतें करेंगी, सवाल ये पैदा होता है। यहाँ पर ये खबर शेयर करने का मकसद ये है कि वो मरीज जो परेशान थे, जिनको दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, उनके लिए खबर ये है, मरीजों के लिए, कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की अद्वियात की फराहमी का काम शुरू हो चुका है। माजी में भी हमने देखा हुकूमतें क्योंकि इस तरफ तवज्जो नहीं देती थी। हेपेटाइटिस के मरीज़ अपनी दवाइयाँ लेने के लिए परेशान थे, कैंसर के मरीज़ों की दवाइयाँ बंद कर दी गई थी। लेकिन मैं कहना चाहूँगी ज़रूर ये एक बहुत बड़ा कारनामा है जो निगरान वज़ीर आला सर अंजाम दे रहे हैं और ख़ुद इन चीज़ों की पेन ले रहे हैं। पंजाब हुकूमत की खुसूसी तवज्जो से मरीज़ों के लिए CLM प्रोजेक्ट के तहत 4 अरब रुपए की अद्वियात खरीदी गई हैं। सूबे भर में 6,500 से ज़ायद कैंसर के मरीज़ों को लाखों रुपए का महंगा तरीन इलाज दोबारा फराहम किया गया है। इरफान, एक आपसे कमेंट चाहिए, फिर मुझे वाइंड अप की तरफ जाने, ब्रेक लेनी है ना। मैं यही कहना चाहूँगा इसके ऊपर कि ये ऐसा काम है कि इसको कभी भी ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, कभी भी इसको ब्रेक हो सकता है। ये तरजीहात में बस ये होना तरजीहात में होनी चाहिए चीज के आप किसी भी पेशेंट आप लल्ले तल्लों पर इतने पैसे किसी भी पेशेंट जो है उसको अद्वियात कहीं ज्यादा पैसा जितना इन मरीजों पे लगना ना, कहीं ज्यादा पैसा उसकी लीकेज है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा जाया होता है फजूल कामों में। यानी ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जिनका 10 से 20-25 लाख रुपए योमिया खर्चा है। इस पे अगर आप कंट्रोल, उससे कहीं कम पैसों में आप सोचने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको इख्तियार दिया, आपके हाथ में किसी की कोई मदद करने का एक इख्तियार दिया है, इस मुश्किल वक्त में आप किसी की मदद कर देंगे, आसानी पैदा कर देंगे, तो आपके लिए भी आसानी होगी, आपके लिए भी आगे जाके जवाब देना जो है वो आसान हो जाएगा। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। अच्छा जी, हमारे पास खबर क्या है? असातिज़ा का तालीमी बाइकॉट तलबा पर भारी पड़ गया। लाहौर समेत लाहौर के 3500 तलबा ने स्कूल को खैराबाद कर दिया। हालात ये हैं कि फैसिलिटीज़ कहाँ पर हैं वो तो हम अक्सर डिस्कस करते ही रहते हैं, और क्या स्कूलों के हालात हैं। अब जब तलबा ही स्कूलों में नहीं होंगे तो फिर तालीम के क्या हालात होंगे? राव साहब, कि टीचर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, काफ़ी अरसे से चल रहा है, और ये इस हवाले से कई मरतबा उनको यकीन दहानी भी कराई गई है कि उनके जो इश्यूज़ हैं वो, बल्कि डे बिफोर यस्टरडे में गवर्नर साहब से मुलाकात थी तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इशू हुआ। टीचर्स का एक डेलीगेशन गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात करने गया था, जिसमें उनकी जो इश्यूज़ हैं उनको देखा तो ज़रूर गया लेकिन एड्रेस नहीं किया गया। अब मसला ये है कि किसी भी मुआशरे में जो मौलम की हैसियत है, उस्ताद की हैसियत है,
वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ उस्तादों को आज भी मुलाजमीन की तरह ट्रीट किया जाता है, जिन्होंने मुस्तकबिल के मामार तैयार करने हैं और अपने तजर्बात की रोशनी में बच्चों को सुनहरे मुस्तकबिल की जानिब उन्होंने, उनका एक किरदार होता है। आप उसको किसी भी पराये में ले लें कि बहुत सारे सरकारी स्कूल्स में ऐसा भी, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे ओहदों पर, बड़े ओहदों पर फाइज लोग आज भी सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए लोग हैं, और बहुत कम हैं जो नेक्स्ट जनरेशन होती है। ऑब्वियसली वो तो फिर उनके लिए तो और भी इदारे प्राइवेट भी हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की बड़ी अहमियत रही है। बड़े अरसे तक हम जब हम भी मैट्रिक के इम्तहानात से गुजरते थे या इंटर के इम्तहानात से गुजरते, तो जो सरकारी जो स्कूल्स हैं वहाँ पर हमेशा पोजीशन उनकी आती थी। मसलन सेंट्रल मॉडल लोअर माल की बात कर लें, सेंट्रल मॉडल समनाबाद की बात कर लें, या पायलट स्कूल की बात कर लें, ये ग्रेडिंग में बड़े अच्छे स्कूल थे और ये सरकारी स्कूल्स ही थे यहाँ पर। तो हमने बजाय इसके कि असातिज़ा को वेल इक्विप्ड करें, उसके बाद असातिज़ा की जो तंजीमें हैं कुछ उनका भी इसमें इस सारी चीज़ों में रोल है कि वो भी इशू को ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पेश करते हैं, हालांकि जो उनका काम है वो भी अगर वहीं तक महदूद रहें और एक जो उनका हक है उस हवाले से पुरअमन तौर पर अपने स्कूल्स में वो करें, तो मेरे ख्याल से मैसेज चला जाता है जो आपने सड़कों पर बैठ के करना है। और अब ये ताली दोनों हाथों से बज रही है, इनकी बात सुनने वाला कौन ही है। निगरान हुकूमत को चाहिए कि अपनी कैपेसिटी में फौरी तौर पे ये इश्यूज़ एड्रेस करें। अब 26,000 स्कूल्स, 26,000 जब तलबा स्कूल छोड़ जाएंगे तो हमारे यहाँ तो पहले 1.5 करोड़ बच्चे पंजाब के स्कूलों में नहीं जाते, तो जो जा रहे हैं हम उनको भी आ रहे हैं। और असातिज़ा को रिक्वेस्ट यही होगी इस प्लेटफार्म से भी कि असातिज़ा को मुलाजमीन की तरह ट्रीट ना करें आप। असातिज़ा को अगर उनके जायज़ मुतालबात हैं तो उनको मंजूर करने में ताख़ीर ना करें। जो भी छुट्टी के हवाले से, या जो मुझे इनकी ज़्यादा डिटेल्स का पता तो नहीं है, लेकिन उनके धरने के बाद, उनके एहतजाज के बाद, उनके स्कूल की तालाबंदी के बाद, ना पढ़ाने के बाद जो नुकसान हो रहा है, वो इनरोलमेंट में अगर आप देखें तो उसका हालात ख़राब हैं। 5% तक वैसे ही जो स्कूल सरबराहों की कमी है। अब जिस स्कूल में सरबराही नहीं होगा वहाँ पर क्या होगा। मैं कमिश्नर थे आमिर जान साहब, कमिश्नर लाहौर, उनके साथ एक स्कूल में गया गाज़ियाबाद में। ना वहाँ पे बिजली थी गर्मी में, ना वहाँ पे पंखा था, ना पीने का पानी था, और उस स्कूल की तादाद 1500 से 2000 है, बच्चियों का स्कूल था वो। अब मुझे बताएं कि जहाँ पर बुनियादी जो सहूलियात नहीं होंगी वहाँ पे असातिज़ा क्या पढ़ाएंगे। सही बात। और असातिज़ा की अटेंडेंस और असातिज़ा की जो असामियाँ हैं वही पूरी नहीं की जा रही। तो म्यार तालीम के ऊपर बस ये बदकिस्मती है कि पिछले 30 सालों से ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर एवं थोड़ी जो है वो ग्रो कर गया है। वो ऐसे ही थोड़ी उनकी प्राइवेट स्कूल जो मालकान है ये एक इंडस्ट्री बन चुकी हुई है, और सबकी जायदादें बाहर हैं, सबकी जायदादें बाहर हैं, जो यहाँ से भारी भरकम फीसें वसूल करते हैं और इस नाम पे वसूल करते हैं कि हम अपने उसके अकॉर्डिंग को फिर प्रोवाइड भी सहूलियात करते हैं। देखिए सहूलियात को जो है वो क्या वजह कि मुर्दे इल्जाम ठहराने से बेहतर है कि हम अपने सिस्टम को बेहतर करें। बिल्कुल सही। हम अपने करिकुलम को ठीक करें, हम असातिज़ा की तरबियत के ऊपर काम करें, हम स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, हम वहाँ पे बुनियादी जो सहूलियात हैं वो अगर देंगे तो कोई भी शख्स जो है वो प्राइवेट स्कूल्स की जानिब नहीं जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जानिब नहीं जाएगा अगर उनको अच्छे सरकारी हॉस्पिटल्स मिलेंगे। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। हम हर दफ़ा हम ये कह देते हैं कि प्राइवेट जो है वो स्कूल जो है इंतज़ामिया वो माफिया है। वो ठीक है माफिया है, लेकिन हमने क्या किया, हमने इस पे क्या किया, अपने सिस्टम के लिए क्या किया, वहीं से लेना है, बुक्स वहीं से लेनी है। राव साहब ये चीजें तो तब होंगी ना जब हम सरकारी स्कूलों में अच्छी तालीम दे रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो फिर हम कहें कि ये लोग लेके जा रहे हैं। तो जब हुक्मरानों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, हमने जिन लोगों को असेंबलीज में लेके आए हमने उनसे कभी पूछा नहीं आप कितने अरसा जो है वो राना मशहूद साहब से मिलते रहे हैं, वो वज़ीर तालीम भी रहे, उनसे आपने कभी पूछा कि आपने स्कूलों के लिए क्या किया। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, जो हम जिन लोगों को वोट देते हैं हम उनसे भी कभी पूछें कि भाई अगर आपको हमने असेंबली में बिठाया तो आपने वहां पर जाके क्या किया, वहां पे आपने क्या किया, स्कूल बने। ये सब लोग जो थे, ये सब लोग बैठते हैं अपने मुफादात के लिए,
फिर उसके बाद अपने फंड्स के लिए हाँ, सही कह वो रहे हैं। उसके लिए फाइट करते हैं। कभी स्कूल एजुकेशन सिस्टम के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर इनमें से किसी ने भी कुछ किया होता तो आज सरकारी स्कूलों की ये हालत ना होती अच्छा, कि इसमें वहाँ मैं पे एक जो टीचर्स हैं वो सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, तलबा जो हैं वो स्कूल छोड़ रहे हैं। तो हम अब कहें कि जी देखें कि अब वहाँ पे सूरत हाल खराब है, तो डेफिनेटली जब लाहौर की बच्चों को आबादी पढ़ाना उन्होंने 50 तो लाख कहाँ थी, पे पढ़ाएंगे। जब लाहौर की आबादी 50 लाख थी तब भी उतने सरकारी स्कूल थे। जब लाहौर की आबादी रजिस्टर्ड 1,30,00,000 है तब भी देखें, इतने अभी स्कूल भी हैं। आपके स्कूलों के कितने अंदर नए तादाद स्कूल्स पूरी बने हैं। नहीं है और बच्चों की। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकारी स्कूलों में आज भी जो ग्राउंड्स हैं वो मौजूद हैं, बेहतरीन। अब अगर हम उनको वेल इक्विप्ड करते हैं तो वहाँ से क्यों नहीं ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बड़े बड़े स्कूल्स आज भी मौजूद हैं, लेकिन चूंकि प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी हमारी कुछ और है। प्रायोरिटी हमारी होती है कि सड़कें, हाँ, प्रायोरिटी हमारी ये है कि आपने माफिया को अच्छी तरह से छूट देनी है और बस वो पैसे बनाएं, पैसे कमाएं। तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, तो कोई बात नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर हमारे पास क्या है? बिजली चोरी, ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए जदीद मीटर्स की तनसीब का अमल शुरू कर दिया गया है। ये तनसीब किन बुनियादों पर की जा रही है? क्या कंज्यूमर खुद से करेगा या कंपनी आपको पाबंद बना रही है? पहले ये भी जानना जरूरी है। फिर 51,000 मीटर खरीदने का मुख्तलिफ कंपनियों को परचेज ऑर्डर जारी कर दिया गया है। कंपनी के पास तो हमें पता चलता है मीटर ही नहीं है, तो ये अमल किस तरह मुकम्मल होगा राव साहब? वो आम आदमी के लिए नहीं है, अच्छा। सनतकारों के लिए हैं। जबरदस्त। इंडस्ट्रियल एरियाज को किया। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है, मगर बिजली चोरी और ओवर बिलिंग को रोकने के हवाले से जो जदीद मीटर्स क्या करेंगे? जाएगा तो आपका मीटर रीडर ही ना वहाँ पे रीडिंग लेने, तो वो जाएगा ना। या तो अगर तो इसका सिस्टम है ऐसा है कि ऑटो इसकी रीडिंग जो है वो जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो फिर तो बात समझ आती है कि अगर 20 तारीख फिक्स है तो 20 को क्या रीडिंग है, तो वो अगर आपके सिस्टम में शो हो जाती है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो इनका फ़ायदा भी है। अगर मीटर रीडर ने जाके फ़ोटो बना के बिल के ऊपर लगानी है तो फिर तो बात वही है। पहले भी तो वैसे जदीद मीटर्स ही हैं, खुद ही बगैर उसके भी चलते रहते हैं, और पता चलता है कि घर में कोई भी नहीं था पूरा महीना, लेकिन बिल फिर भी उतना ही आ गया। ऐसे वाकई बहुत केसेस ये बहुत केसेस ऐसे हमने देखे हैं। बहरहाल लेस्को की जानिब से बहुत काम करने की ज़रूरत है। गो के चेयरमैन लेस्को हाफिज़ मियां नुमान ने काफ़ी तो जो ट्रांसफार्मर्स की सप्लाई है 2500-2600 या 2700 बताते हैं कि हमने ट्रांसफार्मर्स लाहौर शहर में लगाएं, सप्लाई को बेहतर बनाया। लेकिन उनकी एफिशिएंसी बेहतर बनाने के लिए जो इकदाम अब करने जा रहे हैं, इस पे आपको अभी या 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको जो इंटरनेशनल पैटर्न है, जो कार्ड वाला सिस्टम है, उस पर आपको जाना पड़ेगा। जितनी बिजली कोई सार्फ इस्तेमाल करता है उतने का उसको कार्ड जारी करें, उसी में से पैसे डिडक्ट हो, फिर तो जदीद की समझ आती है। उसके अलावा ये वहाँ पर मीटर्स का नस्ब होना, अलबत्ता आम आदमी जब जाता है तो उसके लिए तो वो कहते हैं कि मीटर्स ही नहीं है, और 51,000 का परचेज ऑर्डर भी जारी कर दिया। देखिए इसमें इशू ये है कि आप जदीद मीटर, जैसे राव साहब ने कहा कि जितने मर्जी वाकई लगा लें, जब तक हम उस 100 साल पुराना जो हमारा तरीकाकार है इसको नहीं बदलेंगे तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। बिजली चोरी भी होती रहेगी, लाइन लॉसेस जो है वो भी बढ़ते जाएंगे, ओवर बिलिंग भी होती रहेगी। ये सारी चीज़ें हमने इसको कंट्रोल करना है। तो इसके ऊपर ये बात हुई भी थी, और ये अब बात नहीं हुई, ये 3-4 साल 5 साल पहले भी ये बात हुई कि हम कार्ड सिस्टम के ऊपर आएँ कि जितना किसी ने बिजली इस्तेमाल करती है, पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि कार्ड आपको मिलेगा, आप कार्ड रिचार्ज करवाएंगे, रिचार्ज करवाने के बाद जितने का रिचार्ज करवाएंगे उतने की जो लाइट है वो आप बिजली इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन हम उसके ऊपर नहीं जाना चाहते। हम उसके ऊपर इस वजह से नहीं जाना चाहते कि हमारे जो बीच में जो चीज़ें हैं वो सारी जो बेनकाब भी हो जाएंगी और लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जब ये होगा तो फिर लेस्को के लाइनमैन को किसने पूछना है, लेस्को के रीडर को किसने पूछना है, एसडीओ को किसने पूछना है, एक्सीएन को किसने पूछना है, चेयरमैन को किसने पूछना है। ये तमाम के तमाम लोग अपने अंडर रखने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। हाफिज़ नुमान साहब की इन्होंने बात तो कर दी कि बहुत अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया इन्होंने? क्या अच्छा काम किया? अगर वो करना चाहें तो इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जदीद मीटर मंगवाए जा रहे हैं, मीटर कौन सा यहाँ पे बन रहे हैं, ये भी बाहर से इंपोर्ट करवाए जाएंगे, उसके ऊपर भी खर्चा होगा। फिर पता लगे नहीं इसके अंदर भी कंप्यूटर के जरिए चोरी हो रही है, हम और चीज़ें मंगवा लें।
उसकी यानी जड़ इसके नहीं, लिए आपको हमने सिस्टम बेहतर हमने करने की कुएं से जरूरत है। कुत्ते को नहीं निकालना, हमने वो डोल से पानी निकालते रहना है। वक्त हमारे पास इरफान साहब कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाजिम, हम हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम का स्टार्ट हमने किया था आपके साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स हम शेयर करते हैं, बताते हैं शहर की सूरत हाल क्या है, और हर गुजरते दिन के साथ ये सूरत हाल अबतर होती चली जा रही है। हर साल इसी टाइम में हमें स्मॉग जैसी आफत का सामना करना पड़ता है, जिससे ना सिर्फ माहौल आलूदा होता है बल्कि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। खैर, इसकी रोकथाम के लिए इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो इकदाम किस हद तक किए जा रहे हैं, उसके नताइज उस तरह से नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं। माहौलियात डिपार्टमेंट इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, इसमें धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बहुत ज़रूरत है, भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करने की बहुत ज़रूरत है। एक कलेक्टिव एफर्ट है। और फिर बीइंग शहरी हम अपने माहौल को कैसे साफ रख सकते हैं, कुछ सजेशंस भी हम आपके साथ आज के शो में शेयर करेंगे। इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पर अपने मेहमानों की तरफ जाएं, आज का मौसम और बाहर की सूरत हाल एयर क्वालिटी इंडेक्स की हमारी रिपोर्टर फातिमा हमें बताएंगी। फातिमा, ओवर टू यू। जी बिल्कुल है ना, शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो हवा में जो है खुनकी के इजाफे से दर्जा हरारत में नुमाया कमी महसूस की जा रही है। आज के दर्जा हरारत की बात कर लेते हैं तो दर्जा हरारत जो है इस वक्त 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान है, लेकिन जो महसूस किया जा रहा है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन जहाँ जो है मौसम में थोड़ा सर्द हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो है लाहौर आज फिर से सरफहरिस्त आया है फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से, जो कि लगातार काफ़ी दिनों से फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से सरफहरिस्त भी आ रहा था, लेकिन आज जो है ये आखिर ख़तरनाक हद तक बढ़ गया। 400 की शरह भी जो है इसने पार कर लिया। आज जो AQI की मजमूई शरह जो है वो 423 तक रिकॉर्ड की गई है, जो कि ख़तरनाक हद बताई जा रही है। लाहौर में अगर हम किसी इलाके में हर इलाके में जो है मुख्तलिफ शरह रिकॉर्ड की गई है, और लाहौर के इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे 500 की शरह भी रिकॉर्ड की गई है। हम आपसे शेयर भी कर लेते हैं। पोलो ग्राउंड कैंट की बात करें लाहौर में तो वहाँ 500 की जो है वो 500 AQI की मजमूई शरह रिकॉर्ड की गई है। अगर हम फेज़ 8 DHA की बात करें तो 452 तक AQI की मजमूई शरह रिकॉर्ड की गई है। और इसके अलावा लाहौर अमेरिकन स्कूल की बात करें तो 423 तक मजमूई शरह रिकॉर्ड की गई है। शराए कायदे आज़म में जो है 479 तक AQI की मजमूई शरह रिकॉर्ड की गई है। ये इतनी ज़्यादा बताई जा रही है कि अगर हम वहाँ पे खड़े होते हैं तो फासले पर देखना चाहें तो हमें कुछ नज़र नहीं आता। स्मोक के डेरे जो है वो इस हद तक फैले हैं क्योंकि जो सनती इलाके हैं वहाँ से निकलने वाले धुएँ इसकी वजह बनते हैं, माहरीन का ये कहना है। इसके अलावा जो आलूदगी फैलाने वाले जो गाड़ियाँ हैं उनसे निकलने वाले धुएँ जो हैं वो भी इसकी काफ़ी हद तक वजह बन रहे हैं, जो कि फ़िज़ाई आलूदगी फैला रहे हैं। माहरीन का ये कहना है कि जैसे ही सर्द मौसम आता है तो वो अपने साथ धुंध भी लेकर आता है, और धुंध के साथ जब ये फ़िज़ाई आलूदगी मिल जाती है तो वो स्मोक पैदा करती है। इसकी वजह से जो है हवा में काफ़ी ख़तरनाक हद तक जो है ओजोन की मिकदार पैदा होती है, और ओजोन की मिकदार जब पैदा होती है तो वो थैंक यू सो मच। आपने हमें मौसम की सूरत हाल भी बताई और इस फ़िज़ाई आलूदगी की क्या सूरत हाल है वो भी आपने बताई। मेहमानों का तारुफ कराना चाहूँगी। नसीमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर माहौलियात हैं, और उनके साथ डॉक्टर मोहम्मद वकार साहब मौजूद हैं, माहिर माहौलियात है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नसीमुर रहमान साहब मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आज भी शहर सर फहरिस्त है आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में। माहौलियात डिपार्टमेंट कितना एक्टिव है और क्या क्या काम आप कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि हमारा पाकिस्तान पहले नंबर पे नहीं है, शहर लाहौर की बात हो रही है। इंडिया पहले नंबर पे और हम चौथे नंबर पे हैं। लेकिन दूसरी बात असल में जो आपने फरमाई कि इक़दाम क्या क्या हो रहे हैं, इस साल 2023 में एक तो स्मोक रूल्स नोटिफाई हो गया, कैबिनेट ने ये रूल्स पास कर दिए और ये नोटिफाई हो गए। नंबर 2, इसी साल क्लीन एयर पॉलिसी भी हमारी अप्रूव हो चुकी है कैबिनेट से। तीसरी बात यूँ है कि जितनी हमारी इंडस्ट्री है जो कि इसमें ख़ासकर इस मौसम में फिर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती थी, उस इंडस्ट्री में हमने जो एमिशन कंट्रोल सिस्टम रखते हैं वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने यानी हुकूमत पंजाब ने स्टैंडर्डाइज कर दी और साथ 2 अरब रुपए उसके लिए मुख्तस कर दिए हैं कि वो तमाम इंडस्ट्री जिसमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं है उनको हर सूरत में ये सिस्टम लगवाने हैं ताकि धुआं कंट्रोल हो। और इस वक्त मोर दैन 75% इंडस्ट्री में ये लग चुके हैं, और अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो इससे जो हमारा एक इदारा है पंजाब स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, अल-फलाह में उनका दफ्तर है, वहाँ से वो जाके इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये तो बहुत बड़ी एक कामयाबी हो रही है कि फैक्ट्रियों के अंदर ये सिस्टम लग रहे हैं, और जब ये लग जाएंगे तो जो फैक्ट्रियों का कंट्रीब्यूशन है वो खासा हद तक उसमें कमी आ जाएगी और बेहतरी हो जाएगी। दूसरी जैसे भट्टा, आपको मालूम है भट्टा बहुत बड़ा सा हमारा प्रॉब्लम था,
और पिछले 2-3 सालों में ये भट्टा अब हमने जिग-जैग पे कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। मुकम्मल तौर पे क्या ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर होगी? अभी नहीं हुए, मोर देन 70% हो चुके हैं, कुछ रह गए हैं। वो भी हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द तमाम भट्टे जिग-जैग पे चल जाएँ। उसमें बेसिकली कुछ नहीं है, जो मौजूदा भट्टा है उसका बस सिर्फ कंबस्शन सिस्टम इम्प्रूव किया गया है और उसकी वजह से जो काला धुआं ऊपर नज़र आता था, जो भट्टा जिग-जैग पे कन्वर्ट हो गया वो आपको सफ़ेद धुआं नज़र आता है, बेसिकली स्टीम सी नज़र आती है। सही। तो ये भी बेहतरी है। तीसरा जो हमने जिसका बहुत बड़ा फैक्टर है वो ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन है, क्योंकि हमारे इस वक्त FAO की स्टडी के मुताबिक 43% गाड़ियाँ हमारे चलती हैं यहाँ पे और जिनका ज़ाहिर है वो पे एक उनके असरात हैं। नो डाउट कि अब जो गाड़ी बन रही है या जो गाड़ी आ रही है, पहले 2 स्ट्रोक इंजन रिक्शा हुआ करता था, आज कुछ साल पहले वो ख़त्म हो चुका है, उसकी जगह 4 स्ट्रोक आ गया और अब कारें, बसें, ट्रक जो नए आ रहे हैं वो सारे यूरो स्टैंडर्ड पे आ रहे हैं, यूरो 1, 2, 3, 4 आ रहे हैं। वो बेहतरी तो आ गई है, बट नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ज़ाहिर है यहाँ पे ज़्यादा है। अगर 2001-2 में 9 लाख गाड़ियाँ लाहौर शहर में चलती थी तो आज 67 लाख चलती हैं, तो उनके एक असरात हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर हमें अफेक्ट करता है, हमें भी और इंडियन साइड पे भी, वो स्टबल बर्निंग है। ये जो टाइम है जो 25-26 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक, इसमें बेसिकली धान की फसल की कटाई हर साल ये होता ना, इसका कुछ ऑल्टरनेट क्यों नहीं तलाश कर लिया जाता? उसमें किया जा रहा है ये, अब मैं बताना चाह रहा था कि धान की फसल की कटाई अरूज पे होती है और फिर चूंकि साथ है गंदम काश्त तो नहीं होती, तो दोनों साइडों के जो किसान हैं वो फिर इसको आग लगाते हैं। यहाँ पे जो हमारे स्मोक रूल्स नोटिफाई हुए हैं, एक तो उसमें स्टबल बनने के ऊपर सज़ाएँ और जुर्माने तजवीज़ कर दिए गए। दूसरा हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारा एक स्मोक एक्शन प्लान बना है जो हुकूमत पंजाब ने अप्रूव किया, उसमें 14 महकमों को रोल दिया गया, जिसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने इंडस्ट्री और भट्टा इस पे काम करना है, और इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन है उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस ने काम करना है, और स्टबल बनने के ऊपर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को रोल दिया गया। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक तो ग्रास रूट लेवल पे उनको अवेयरनेस भी दे रहा है कि इसको कैसे तलब करना है, और इसके साथ साथ हैप्पी सीडर और कबूटा मशीनें और इस तरह की चीज़ें भी प्रोवाइड की जा रही हैं। कोशिश है कि जल्द से जल्द जो हमारा ये पूरा रीजन है, जिसमें हमारा गुजरांवाला डिवीज़न है, जिसमें लाहौर डिवीज़न है और आगे उकाड़ा तक, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये मशीनें सब्सिडाइज रेट पे किसानों को प्रोवाइड कर दी हैं, ताकि वो बजाय इसके कि उनको आग लगाएं वो उसको इस तरह तलब करें। और ये दरअसल ये प्रॉब्लम जो ये वाला आया है दोनों साइडों पे, आपको पता है इसी पीरियड में, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा था कि प्रॉब्लम आता है, वो इसलिए आता है कि पहले आज से 2016 से पहले फोग हुआ करती थी, 2000 दिसंबर की 21 से लेकर 10 जनवरी तक जी ऐसे, और 2016 में फर्स्ट टाइम ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आई है, तब तक भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन 2017 में वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में फोग आ गई। बिल्कुल। तो फोग के साथ जब स्मोक मिलता है, धुआं, तो वो एक टर्मिनोलॉजी है, उसको हम स्मोक कहते हैं। और स्मोक हर वक्त नहीं होती, स्मोक की एक ख़ास देसी तरीका भी है उसको असेस करने का। तो उस दिन जिस दिन स्मोक बहुत ज़्यादा होगी उस दिन आँखों में चुभन सी होगी और आपके आंसू आने शुरू हो जाते हैं। तो ये फनामना हमने देखा 2017, 18, 19 में और फिर 21 में बहुत ज़्यादा रहा। बट हुकूमत भी कोशिश कर रही है और भी कई फोरम के ऊपर कोशिश की जा रही है। तो अब 2021 को कंपेयर करेंगे 2022 के साथ तो बहुत बेहतरी आई है 22 में, और 22 को अब 23 के साथ कंपेयर करें तो उससे भी ज़्यादा बेहतरी आई है। लेकिन बाहर क्या ये एक प्रॉब्लम है जो इंडियन साइड पे भी और पाकिस्तानी साइड पे भी ये रहता है। और नॉर्मली हमने देखा है कि 30 से 31 के बाद जो विंड डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। विंड डायरेक्शन इंडिया से पाकिस्तान की तरफ हो जाती है। पहले अमूमन वो हमारी तरफ से उधर रहती है, और जब हमारी तरफ से उधर रहती है तो ज़ाहिर हमारी कसाफ़तें उधर जाती हैं, वो भी इफेक्ट होते हैं। लेकिन वो एक टाइम होता है 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक जब ये स्टबल बर्निंग पीक पे होती है, और उस वक्त अनफॉर्चुनेटली विंड डायरेक्शन हमने जो पिछले 3-4 साल का हमारा जो हमने जायज़ा लिया कि वो हमारी तरफ हो जाती है, तो उनकी कसाफ़तें भी फिर हमें डिस्टर्ब ये फेस करनी पड़ती है। सर, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। साफ माहौल इंसानी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह से बेहतर बनाती हैं, डॉक्टर मोहम्मद वकार साहब से जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे वकार साहब? अच्छा, अभी जैसे नसीम रहमान साहब बात कर रहे थे कि कुछ काम तो होते हैं हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर करने के, जैसे पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन है, और फिर उसकी
एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम है कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी देती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है और फिर उसको एवेल्यूएशन कराती है कि कितने परसेंट जो है ना वो हम कामयाब हुए हैं और कितना परसेंट वो रिड्यूस हुई है स्मोक की। जैसे नसीम साहब ने बात की कि गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेल एट हिज ओन लेवल, लेकिन उसमें कुछ काम होते हैं कि जो हमारी आवाम के करने के होते हैं, क्योंकि बेसिक इंडिविजुअल लेवल के होते हैं, क्योंकि हर काम गवर्नमेंट नहीं आके कर सकती। मिसाल के तौर पे मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ क्लास में पढ़ाते हुए कि एक सिंपल एक घर वाले कूड़ा इकट्ठा करके बाहर फेंक देते हैं अपनी गली में, अपने घर के बाहर। एक सिंपल सी एग्जांपल है जो हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए करते हैं। और ये एक आम रवैया है, ये एक आम रवैया है। अगर आप देखेंगे तो वो कूड़ा, इवन आप मार्केटों में चले जाएं तो लोग वो वहीं सुबह पर अपनी फेंक दुकानें देते हैं साफ करते हैं और वो एक साइड पे लगा देते हैं। अब वो क्या होता है कि दूसरी दुकान वाला था वो दूसरी साइड पे लगा देता है, लेकिन उनमें ये एक एटीट्यूड डेवलप नहीं हम कर पाए कि वो कूड़ा अगर प्रॉपर जगह पे डिस्पोज ऑफ कर दे। एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, आपको यकीन माने थोड़े से 3-4 स्टेप अपने घर से आगे चल के जाना पड़ता है और उधर वो पड़ा हुआ हमारा जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया होता है डिस्पोजल पॉइंट, और उसमें भी आप देखेंगे कि अगर वहाँ पे कोई कंटेनर वगैरह पड़ा है तो हमारा पाकिस्तानियों का एटीट्यूड इस तरह का, हम उस कंटेनर में प्रॉपरली उसको डिस्पोज ऑफ करने के बजाय बाहर फेंक देते हैं, ये दूर से निशाना लगा के फेंक देते हैं। तो ये एटीट्यूड जो है ना, पहली बात पे हमें ये एटीट्यूड चेंज करने की बड़ी ज़रूरत है कि हमने जो हमारा वेस्ट जो हम जनरेट करते हैं उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें। ये हमारे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर करने की बात है। दूसरा अभी जैसे नसीम साहब बता रहे थे कि हमारी गाड़ियाँ लाहौर शहर में, इन्होंने जैसे फिगर बताया कि मेरे ज़हन में था 6.2 मिलियन है, लेकिन अब 6.7 मिलियन जो है उसके ऊपर पहुंच चुके हैं। और अगर आप पूरे पंजाब की देखें तो वो 19.7 मिलियन है, और हम मोर देन 40% पंजाब की जितने भी वेहिकुलर एमिशन है वो सिर्फ लाहौर में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है, एक तो गवर्नमेंट लेवल पे है कि गवर्नमेंट उसको प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करे कि इसके ऊपर कोई टैक्सेशन करे या इसको कोई अल्टरनेटिव वेज दें कि हम गाड़ियों को रिड्यूस करें नंबर ऑफ़ पीपल और उनके लिए प्रॉपर पार्किंग। और दूसरी चीज़ है मेंटेनेंस ऑफ कार्स। मेंटेनेंस ऑफ कार में जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं और उसके जो इंजन की मेंटेनेंस है वो हमारे इंडिविजुअल लेवल पे आता है कि इंडिविजुअल जो हैं जो उन गाड़ियों को यूज़ करते हैं वो उसका प्रॉपर चेकअप कराएं, प्रॉपर उसको मेंटेन करें, ताकि वो जो उसकी कंबस्शन है उसको मॉनिटर करें खुद सॉरी, तो वो उसको मॉनिटर करें। मॉनिटर करने से उनकी जो एमिशंस है, जैसे उसमें जो वेहिकुलर एमिशन है उसमें हमारी नॉक्सेस का ज़्यादा मसला होता है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि स्मोक जो है, स्मोक एक कॉम्बिनेशन है स्मोक और फॉग का। फॉग से तो हम जान नहीं छुड़ा सकते, हमारा क्लाइमेटिक पैटर्न इस तरह का है हम जिस रीजन में हैं। तो जैसे ये सितंबर के बाद 22 सितंबर में ये चेंज शुरू होती है, अक्टूबर नवंबर में जाना शुरू करते हैं तो हमारा टेम्परेचर ड्रॉप होता है, क्योंकि हम ये साइबेरियन और मेडिटेरियन जो वेस्टर्न लीज होती हैं उनके ज़रिए असर आ जाते हैं। ये जो हमारी इंडियन ओशन वाली जो साउथ वेस्टर्न होती है वो वीक हो जाता है वो सिस्टम, तो उसमें हमारा टेम्परेचर जो है, क्योंकि वो ठंडे इलाकों से आती है तो उसकी वजह से वो उनका टेम्परेचर ड्रॉप होता है। टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर स्टेबल होता है, और स्टेबल एटमॉस्फेयर में फॉग प्रोड्यूस होनी होती है, क्योंकि वो जो वाटर ड्रॉपलेट जो ह्यूमिडिटी की मॉइस्चर की शक्ल में इस हवा में मौजूद होते हैं वो कंडेंस होने हैं, तो जिसमें हमें फॉग का सामना होता है। लेकिन ये जो हमारी एमिशंस हैं जो हमारी इंडिविजुअल लेवल पे है, इंडस्ट्री में जैसे है, जैसे इन्होंने बताया कि भट्टे वगैरह के हैं, वो सारी एमिशन स्मोक प्रोड्यूस करती है। उस स्मोक में जो सबसे खतरनाक केमिकल होते हैं वो नॉक्सिस और सॉक्सिस हैं। नॉक्सिस में नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, अब ये इसकी आगे डिटेल है, ये फोटोकेमिकल है, उसमें फोटोकेमिकल ज़्यादा खतरनाक होती है। ज़्यादा खतरनाक इसलिए होती है कि उसमें जब नाइट्रेट के ऑक्साइड और वॉलेटाइलिक कंपाउंड, वॉलेटाइलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे ये हम पेंट्स वगैरह या घरों में जो डिटर्जेंट सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उससे प्रोड्यूस होते हैं। जब ये उस हवा में शामिल होते हैं तो जो हमारी सूरज की रोशनी की वजह से वो जो स्मॉग फोटो उसमें ओजोन में बदल जाती है, O3 में। O3 जो एक ऑक्सीडेंट है, इंतहाई बेहतर ऑक्सीडेंट है, तो वो हमारे जो लंग्स में जब हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे लंग्स को जो है ना वो डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से ब्रोंकियाटिस वगैरह के जो इश्यूज़ होते हैं वो आते हैं। जैसे आप देखेंगे स्मोक का जो ये शुरू होता है तो हम वार्निंग भी इशू करते हैं कि जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, अगर ये फोटोकेमिकल स्मोक हो तो एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए वो ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उनको ब्रोंकियाटिस का ऑलरेडी प्रॉब्लम होता है, और जब इस स्मोक में वो सांस लेते हैं तो उनको और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि वो मास्क पहनें। दूसरा फिर ये जो जब नॉक्सिस और सॉक्सिस का बढ़ता है तो ये एसिडिक कंपाउंड्स हैं, एसिडिक कंपाउंड्स की वजह से ये हमारे आइज़ में इचिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमारा एक जो इसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है स्मोक का हमारे ऊपर नज़र आता है। लेकिन अभी जैसे हम सजेशन की बात कर रहे हैं तो पहले तो हम इंडिविजुअल लेवल पे हमारा मैक्सिमम 70% मसाइल जो है ना इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने बताया आप कूड़े को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें। दूसरा, प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको जलाएं नहीं, प्लास्टिक आप ले लेते हैं, आप उस एटीट्यूड को भी चेंज करने की ज़रूरत है कि हम उस बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर चेंज हो कि हम जाते हैं, जैसे आप एक आम नॉर्मल सी रूटीन है, हम गली से कोई फ्रूट लेते हैं तो उसको कहते हैं जी ये शापर 2 कर दें, तो उसका कोई
इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उसको फिर अब हमें डिस्पोज ऑफ करना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आप यकीन करेंगे, ये जो हम प्लास्टिक का शापर एक दफ़ा वन टाइम यूज़ करके फेंक देते हैं, वो आपके इन्वायरमेंट में डिग्रेड होने के लिए 200 ईयर्स लेता है, 200 साल लेता है वो डिग्रेड करें। तो हमें ये भी लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि आप इसके अल्टरनेटिव शिफ्ट करें। आप कपड़े के बैग यूज़ करें, आप पेपर के बैग यूज़ करें, आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो बायोडिग्रेडेबल। तीसरी, जैसे अभी बात कर रहे थे, ये जो स्टेबल बर्निंग की है, इसके लिए हमें किसानों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि आप इसको वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में चेंज करें। हम उनके जहन में एक पुराना ट्रेडिशनल मेथड है कि जैसे धान की फसल होगी, वो जो उसकी पंजाबी में जिसको हम पराली कहते हैं, तो वो उसको जलाएंगे, जलाने से शायद वो ऐश में बदलती है तो उस न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में शामिल हो जाते हैं। लेकिन उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि ये न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली आग के साथ बर्न हो जाते हैं, इतने हाई टेम्परेचर पे वो नहीं रहते, और जो थोड़े बहुत होते हैं वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और पीछे सिर्फ एक ऐश ही बचती है जो कि उनकी सॉइल की फर्टिलिटी में कोई इतना रोल अदा नहीं करती। तो उनको आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में चेंज करें, उसको कंपोस्टिंग में उनको जो गवर्नमेंट है, इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को रोल अदा करना चाहिए कि वो उसको किसानों को फैसिलिटेट करे कि ये जो इस तरह की उनके स्टेबल वेस्ट है उनको कंपोस्ट में से करना है। कंपोस्ट सर, आपने रूल्स बना दिए और अब मॉनिटरिंग मेरे ख्याल से सख्त करने की ज़रूरत है। यही वो टाइम है कि आपको जाकर छापे भी मारने होंगे, हैवी फाइन इम्पोज करने होंगे, ताकि लोग भी अब अपना किरदार अदा करें। जो बड़ी बड़े भट्टे हैं, अगर वहाँ पर नहीं काम हो रहा, या आपकी सिटी ट्रैफिक पुलिस को थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत, तमाम मिल के लोग काम करेंगे तभी इसको कंट्रोल किया जाए। जी डेफिनेटली, इस वक्त हमारे तमाम जो मैंने बताया कि 14 महकमे हैं, वो सारे इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। और हमारी ये हालत होती है इस महीने 2 महीने कि सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में होते हैं और रात पूरी हम सड़कों पे होते हैं। सही। इंडस्ट्री, तो वो काम हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो इश्यूज़ हैं, कुछ तो ज़ाहिर है हमारे जो हमारे मैन मेड हैं, जो हमारी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे कहा, या इंडस्ट्री है या गाड़ी है, कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं। तो लेकिन हमारी कोशिश है कि जो कम अज़ कम मैन मेड हैं, जो हम हमारी वजह से हैं, उनके ऊपर जितना ज़्यादा हो सके हम उनके ऊपर काबू पाएँ। आपको पता है पहले स्टबल बर्निंग नहीं होती, पहले लोग हाथों से कटाई करते थे किसान। अब जब से मशीन आई है, तो मशीन बेसिकली वो यूज़ करते हैं गंदम कटाई वाली धान की फसल के लिए, तो वो 1 फुट 1.5 फुट का उसका तना उधर रह जाता है। तो उसको फिर तलब करने के लिए, और हमारा किसान 2 से 3 एकड़ वाला मोर देन 90% है। सही। तो उनके लिए वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कबूटा मशीन और हैप्पी सीडर और वो उसको अफोर्ड कर सके, तो वो फिर उनके लिए आसान हाल होता है, उसको आग लगा देते हैं। लेकिन चूँकि हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा ह्यूज डिपार्टमेंट है, और उसकी प्रेजेंस जो है वो नीचे यूसी लेवल तक है, तो वो उनको अवेयरनेस भी कर रहे हैं, सेमिनार्स भी कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, साथ पनिशमेंट भी है, हर तरीके से कोशिश की जा रही है। और मशीनरी भी हैप्पी सीडर वगैरह और कबूटा वगैरह उनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो कोशिश है कि इस मसले के ऊपर काबू पाया जा सके। सबको मिलकर काम करना होगा, और तभी हम इस चीज़ पर जो है, बल्कि आफत की सूरत इख्तियार कर जाएगी अगर हम इसको बर वक्त काबू नहीं पाएंगे। सर, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? बस जो डॉक्टर साहब ने बात की और जो आपने बात की कि इसमें हमें इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करना है। वो जैसे कूड़े की बात हुई, कूड़ा सिर्फ बाहर फेंका नहीं जाता, उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको आग भी लगा देते हैं, और उसमें शॉपिंग बैग भी होते हैं, उसमें प्लास्टिक्स होते हैं, और वो डाइऑक्सिन गैसें प्रोड्यूस होती हैं वहाँ से, और सबसे पहले हम उधर खुद ही अफेक्ट हो रहे होते हैं उससे। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। पता लगने की ज़रूरत है ना कि हम सबसे पहले नुकसान अपना ही कर रहे होते हैं। सर, क्या मैसेज देना चाहिए? उसमें मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमें जो एक अप्रोच है किसानों की, एक्चुअली वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। चेंज इस तरह से करनी पड़ेगी कि हमें इसको ओन करना पड़ेगा। हमें इसको ओन करना पड़ेगा जिस तरह से हम अपने घर लेवल पे ओन करते हैं, हमें इसको मोहल्ले लेवल पे, हमें इसको टाउन लेवल पे, हमें इसको सिटी लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे, इस हायरार्की से हमें इसे ओन करना पड़ेगा कि ये हमारा शहर है, हमारा मुल्क है। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, दूसरों को भी समझाने की वो बड़ी आसानी से हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारे बहुत सारे मसाइल आप देखेंगे, 70% मसाइल सिर्फ इसी वजह से हैं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हम अपने ही स्फीयर में वर्क कर रहे हैं। हम भी अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू से, हमारी गवर्नमेंट भी बाज़ औक़ात ऐसे ही होते हैं। हमें एक सेंट्रलाइज सिस्टम की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो कुछ डिपार्टमेंट जो इसके साथ रिलेटेड है उसके लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दे, और ताकि वो सारे डिपार्टमेंट्स को फील्ड में वर्क करने में आसानी हो। उसे ये ना हो कि फ़लाँ डिपार्टमेंट से हेल्प चाहिए, फ़लाँ डिपार्टमेंट, और आवाम को चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को फील करें कि हम ही ने इस मोहल्ले को, हम ही ने इस टाउन को साफ करना है, हम ही ने इसको इस तरह मोहल्ले, ये कलेक्टिव एफर्ट, हमारा माहौल भी साफ होगा। माहौल साफ होगा तो ना सिर्फ हम तंदुरुस्त रहेंगे बल्कि बहुत सारे मसाइल उनका खात्मा होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक वंस अगेन। जिनकी बर्थडे है उनको विश करना है और जिनकी बर्थडे है कल, वो पिक्चर्स भिजवा दे, कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मलिक सुल्तान अवान की बर्थडे है, मुदस्सिर फयाज, इब्राहिम इरफान, नुमान बिलाल और अल्लाह बख्श की बर्थडे है, नूर फातिमा, हमना रियाज और युसरा की बर्थडे है, मोहम्मद यूसुफ, तालिब हैदर और मुदस्सर की बर्थडे है, एहतशाम गुजर। सालगिरह की बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे, वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। जिनकी कल बर्थडे है, स्क्रीन पर नंबर है, आप पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। अभी एक अपडेट आप तक पहुंचानी है और अपडेट हमारे पास क्या है जी, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जेल में बंद मुल्ज़िमान की ट्रायल कोर्ट में। तो इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है इख्तिताम को। हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी सेम टाइम पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।